सभी को राधे राधे। राधे राधे। क्रमचय के इस नए टॉपिक की थ्योरी और लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राधे राधे। हाँ जी, आज तो हम इसकी थ्योरी और विद प्रैक्टिस थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक से इसकी कहानी को समझेंगे और कहानी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, सवालों से होते हुए जाएंगे, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थ्योरी वैसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली जो भी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सवाल ही है, तो कुल मिला के आप सवाल ही करने वाले, थ्योरी के रूप में भी सवाल ही है। तो एक्चुअली आइडिया क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आइडिया क्या है और होता क्या है, ये चीज़ होती क्या है, और फिर इसको धीरे धीरे हम इसके अलग अलग प्रकारों में होते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आ जाइए। बाकी लोग भी ज्वाइन कर लो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय। और आज जो एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसको अभी नया हाल फिलहाल में कुछ सालों से इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जगह मानी जाती है। पुरानी किताबें अगर आप देखोगे, पुराने कंपटीशन देखोगे, वो इनको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते ही नहीं है। वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते ही नहीं है, वो कहते हैं काउंटिंग। काउंटिंग, जैसे आप डीएसएसबी का सिलेबस देख लो, डीएसएसबी में लिखा हुआ काउंटिंग, गणना, गिनती, काउंटिंग। एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और नहीं बल्कि काउंटिंग का एक नया तरीका है। आप इसे सरल भाषा में कह सकते हैं न्यू वे ऑफ काउंटिंग। एक नया तरीका है काउंट करने का। जो काउंटिंग आप बचपन में सीखते हैं 1 2 3 4 5, जस्ट वो जो काउंटिंग आपने की है, उस काउंटिंग को एक अलग लेवल पे, थोड़ा सा और जनरल लेवल पे हम लेके जाते हैं। इसका ही नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोनों को हटा दो, एक बेटर वर्ड है ए न्यू वे ऑफ काउंटिंग। ए न्यू वे ऑफ काउंटिंग, काउंट करने का एक नया तरीका या स्पेशल वे ऑफ काउंटिंग। ये मेरे ख्याल से ज्यादा वर्ड शब्द रहेगा, ए न्यू जनरल वे ऑफ काउंटिंग, एक व्यापक तरीका काउंट करने का। बहुत फंडामेंटल ब्रांच है, ये बहुत बेसिक ब्रांच है। जैसे ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, उसी के समकक्ष की ये ब्रांच है। उसी के समकक्ष की ये ब्रांच है। अगर आप देखें तो हमारे मानव सभ्यता के शुरुआत से जो चीजें रही है, उसमें एक है ज्योमेट्री, ज्यामिति, जो हमारे तंत्र में शुरू से रही है। शुरू से जब से गणित का उद्गम हुआ है, तो निश्चित तौर पर ज्यामिति, नंबर सिस्टम, और तीसरा हुआ काउंटिंग। काउंटिंग तो शायद obvious सी बात है कि जब नंबरों की खोज की गई होगी तो उसका उद्देश्य काउंटिंग ही रहा होगा। जब भी नंबरों की खोज की गई थी तो उसका उद्देश्य काउंटिंग ही रहा था। कुछ ना कुछ तो काउंट करना ही था, तभी तो काउंट नंबर्स को रखा गया होगा। तो नंबर को अगर जगह दी गई है या नंबर को अपनी सोच में डाला गया है या उसकी खोज की गई है, तो कहीं ना कहीं काउंटिंग का ही उद्देश्य रहा गया। कितनी बकरियां हैं, कितनी भेड़ें हैं, घर में कितने सदस्य हैं, कितने मकान हैं, तो कितना कितना कितना, यानी काउंटिंग करना। तो काउंटिंग का आइडिया ही बेसिक आइडिया इंसान के रहा होगा शुरुआती दौर में। जब पहली बार गणित का, वहां तो गणित तो था ही नहीं, आज गणित बोल रहे हैं, उस समय तो गणित रहा ही नहीं होगा। उस समय तो जो आवश्यकता थी
उसको आपने खोज लिया, ये देख के तो खोजा नहीं कि गणित का है या भौतिकी का है या रसायन का है या किसी और का है। वहां तो उस समय आपका सिर्फ एक आइडिया रहा कि जानवर गिन रहे हैं, क्योंकि जानवर क्यों गिन रहे हो, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई कम तो नहीं हो गया, कहीं कोई मर तो नहीं गया, कहीं कोई भाग तो नहीं गया। तो काउंटिंग की जरूरत महसूस हुई होगी, तो उस समय आपने सिर्फ काउंटिंग बनाई होगी, नंबर बनाए होंगे और काउंट किया होगा, और इस तरीके से आपका लगातार चलता रहा। और शुरुआती दौर, शायद शुरुआती जो समय है वो आराम से निकल भी गया होगा काउंटिंग से, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते गए हमारे पास नए तरीके की काउंटिंग की हमें आवश्यकता पड़ने लगी, नया तरीके जरूरत पड़ने लगे कि अब वो उतनी काउंटिंग से काम नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 सिर्फ इस काउंटिंग से काम नहीं चलेगा, इस काउंटिंग को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक नया तरीका इजाद किया, एक न्यू वे ऑफ जनरल वे ऑफ काउंटिंग, एक नया तरीका इजाद की बात करते हैं कैसे दिया हमने, जबरदस्त चीजें की। अगर शुरुआत में देखें, शुरुआत में जब इंसान ने काउंटिंग शुरू की थी तो क्या कर रहा था, हर चीज को एक नंबर के साथ ऐड कर रहा था, ये 1 2, चाहे वो भाषा कोई भी रही हो उसकी, चाहे उसका संकेत कोई भी रहा हो, हुआ तो यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड डैश डैश डैश। अब जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ शायद उसमें 1 नहीं बोला होगा, 2 को 2 नहीं बोलता होगा, वो उनकी भाषा जो भी रही होगी उस भाषा में उन्होंने उनको नाम दिया गया होगा, और हर किसी को एक संकेत के साथ जोड़ा होगा, हर किसी को एक संकेत के साथ जोड़ा होगा। जैसे एक है, एक का कोई ना कोई संकेत रहा होगा। आज जो इंग्लिश है, इंग्लिश में एक का संकेत ये होता है, 2 का संकेत ये होता है, 3 का संकेत ये होता है। तो जो बाकी सभ्यताएं रही होगी वहां पे ये संकेत तो बहुत दिन बाद है, बहुत लेट आए थे, ये जो यूरोप के संकेत है बहुत लेट हुए थे। जो शुरुआती संकेत थे वो बेबीलोनियन थे, है ना, बेबीलोनियन के जो संकेत थे वो सबसे पहले आए थे। तो वो जो शुरुआती संकेत थे उसमें 60 तक संकेत थे, 60 तक, यानी जो आप काउंटिंग करते थे वो 60 तक चलती थी, 1 2 3 4 5 6, और वो इस तरीके से त्रिभुजाकार इस तरीके से देते थे। ये होता था उनका 1 1 1 के बाद में वो उसको फिर 2 बनाते थे, ये 2 हो जाता था, फिर ये 3 हो जाता था, फिर 4 देने के लिए उसको ऊपर लगा देते थे, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया। इस तरीके से वो काउंटिंग किया करते थे, काउंटिंग उनका डिजाइन ऐसा होता था। तो ऐसे पता चलता था कि 6 हो गए, फिर 6 के बाद में और 6 आ गए तो ऐसा एक और इसके साथ में बना दिया, 12 हो गए, फिर 6 बना दिया, फिर 18 हो गए, इस तरीके से वो लगातार। अब सोचो 18 बनाने तो आप क्या करोगे, 6 6 6, 15 बनाने तो 6 6 5, मतलब 15 सॉरी 3 बनाने, 5 6 6 और 3। तो इस तरीके से वो लगातार चलाते थे। तो उन लोगों ने भी एक तरीका अपनाया हुआ था कि जब ये 60 हो जाते थे तो बहुत ज्यादा हो जाते थे, 60 हो गए तो एक एक बंडल हो गया 6 का, फिर दूसरा बंडल 6 का, फिर तीसरा बंडल 6 का। ऐसे जब 60 हो जाते थे तो परेशान हो जाते थे, 60 पूरी दीवार भर लेता था। तो 60 बड़ा हो जाता, तो 60 को उन्होंने बंद करके एक संकेत देना शुरू कर दिया, फिर 60 को एक बोलने लग गए, फिर 60 को वो एक बोलने लग गए, और फिर बाद में 61 के बाद में यही काउंटिंग शुरू कर दी। मतलब पहली बार उनके दिमाग में आया रिपीटेशन, पहली बार उनको आइडिया आया रिपीटेशन करने का कि रिपीट करते हैं। अब 60 तक बहुत हो गया, अब 60 के बाद 70 को ऐसे नहीं बनाएंगे, 80 को ऐसे नहीं बनाएंगे, बस 60 तक बनाएंगे, और 60 के बाद में पूरे 60 को एक नाम दे देंगे, पूरे 60 को एक नाम दे देंगे। तो उनमें यहां से अक्ल होनी शुरू हुई कि 60 को हम एक नाम दे देंगे, और फिर वापस से 1 से लेकर 60 तक दोबारा काउंटिंग शुरू होगी, फिर 2 60 हो जाएंगे तो 2 60 बना देंगे। इस तरीके से उनका एक शुरुआत हुआ जहां आपने रिपीटेशन करना सीखा कि हम अंकों को रिपीट करेंगे, है ना, तो एक बार के बाद में हम उसे एक फिक्स नया नंबर देके एक नंबर बना के छोड़ देंगे, और फिर दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा वो वहां पे पहुंचेगा तो फिर उसको एक नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से हम लगातार चलते रहेंगे। यानी ये हमारी एक सभ्यता का शुरुआत है कि पहले तो नंबरों की जरूरत थी, नंबर बनाए, फिर लगा जैसे जैसे परेशानी आती गई हम अपने आप में सुधार करते गए, हम अपने आप को बेटर करते गए, और जरूरी भी था, और इस तरीके से होते चले गए। तो अगर आप देखोगे इन लोगों ने 60 के बाद में रिपीटेशन के बारे में सोचा था, तो इनका जो सिस्टम है वो 60 का सिस्टम है, 60 बेस सिस्टम था। यानी रिपीटेशन जो शुरू होता है वो 60 के बाद शुरू होता है, यानी 60 तक तो चलेगा, 60 के बाद में जो 61 होगा वो 60 प्लस 1 होगा, 62 60 प्लस 2 होगा, 63 60 प्लस 3 होगा, यानी 60 तक चलेगा, फिर वहां से रिपीट करना शुरू करेगा, वहां से घूमना शुरू होगा। जबकि हम हमारा देखें तो हमारा 10 बेस सिस्टम है, 10 के बाद हम रिपीट कर देते हैं। अब यहां से ही कहानी शुरू होती है रिपीटेशन, जब आपने रिपीट करना शुरू किया। एक्चुअली रिपीटेशन क्या है, आपने दो नंबरों को
2 अंकों को, जो सेम अंक थे उनको रिपीट करना शुरू कर दिया। इससे पहले आप रिपीट नहीं कर रहे थे, इससे पहले 1 का एक चिन्ह था, 2 का एक चिन्ह था, 3 का एक चिन्ह था, 4 का एक चिन्ह था, 5 का एक संकेत था, 6 का एक संकेत था, 7 का एक संकेत था, सबके अपने अपने संकेत थे। फिर आपने सोचा कि 2 संकेतों को मिला के भी तो एक नंबर बनाया जा सकता है। देखो, ये हमारे सोचने समझने की ताकत का पहला उदाहरण था, जब हमने इतनी बड़ी सोच रखी, क्यों नहीं 2 संकेतों को मिला के एक नंबर बना दें। 2 संकेतों को, नए संकेत नहीं बनाने पड़ेंगे हमें, इससे हमें नए संकेत नहीं बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, पकड़ो मेरी बात को, इस गहराई को पकड़ो, कि मानव सभ्यता का एक माइलस्टोन कहाँ रखा गया होगा, जब इंसान ने पहली बार सोचा, क्यों बार-बार नए संकेत ढूँढ रहा हूँ? क्यों बार-बार ढूँढ रहा हूँ? अब एक काम करते हैं ना, 2 संकेतों को मिला के एक नया नंबर फॉर्म कर लेते हैं। 2 संकेतों को मिलाकर एक नया नंबर बना लेते हैं। जैसे 10 है, 10 को देखो, 11 को देखो, क्या है वो? नए संकेत है? नहीं। 12 नया संकेत है? नहीं। 10, 11, 12 नए संकेत नहीं है। ये 1 और 0 से बना हुआ है। 1, 11 1 और 1 से बना हुआ है। 12 1 और 2 से बना हुआ है। फायदा क्या हुआ? अब आपको नए संकेतों की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं संकेतों से नए संकेत बनाना शुरू कर दिया आपने। आपने उन्हीं संकेतों से नए संकेत, अब आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी नए संकेतों की, क्योंकि अब आपके ये संकेत ने जब घूमना शुरू किया आपस में कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए, तो अब आप दुनिया का जितना बड़ा नंबर चाहे बनाना चाहो आप बना सकते हो। सही है या गलत है? जब आप स्कूल में पढ़ते थे, याद करो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको 10 पढ़ाया जाता, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 2 12, 1 3 13। स्कूल में छोटे क्लास में जब आप एलकेजी यूकेजी में हो तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। 1 4 14, 1 और 4 14 होगा। 1 को और 4 को जब साथ में रखोगे तो 1 4 14, 1 5 15, और ऐसे ऐसे फिर 100 पे आते थे, 1 0 0 100, 1 0 1 101। यानी अब आपने नंबरों को रिपीट करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे आपने नंबरों को रिपीट करना शुरू किया, अब आपको नए संकेतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी नए संकेत की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस अब जितने संकेत थे वो अपने आप में इतने हो गए कि उनसे आप जितने चाहे नंबर बनाना चाहो बना लो, जितना चाहे। और हम इसीलिए कहते हैं नंबर कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि खत्म क्यों होंगे? क्योंकि आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो। ये कॉम्बिनेशन कभी खत्म हो ही नहीं सकते। कॉम्बिनेशन कभी खत्म हो ही नहीं सकते। तो पहली बार जब इंसान समझदार बना, उसने नए नंबर नहीं ढूंढे, उसने कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए। ये समझाता है, आपने रेस ही छोड़ दी, मतलब मैं नहीं भाग रहा, मैं नहीं भाग रहा, इस रेस में नहीं भाग रहा कि हर बार मैं नया संकेत बनाऊंगा ना। संकेत मैं ऐसा तरीका निकालूंगा कि संकेत बनाने ही नहीं पड़ेंगे, मानव सभ्यता को आगे जाके संकेत ही नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो सोचो, जब पहली बार ये दिमाग का बल्ब जला था कि नए संकेत बनाने से अच्छा है नंबरों को कॉम्बिनेशन में बनाओ। इससे आपके नए प्रतीक चिन्ह, नए संकेत ढूंढने की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नंबर 1। नंबर 2 बात सोच के देखो, 1 नंबर का एक प्रतीक चिन्ह है, 2 नंबर का एक और प्रतीक चिन्ह है, 3 का एक और प्रतीक चिन्ह है। इतने सारे प्रतीक चिन्ह याद रखना उस समय क्या आसान रहा होगा? 60 चीजों के लिए 60 प्रतीक चिन्ह थे, मतलब 55 का एक प्रतीक चिन्ह था। सोच के देखो, एक बार कल्पना करके देखो, 55 का एक प्रतीक चिन्ह था। आज हमारा बच्चा जो पढ़ता है स्कूल में, उसको 10 संकेत पढ़ाए जाते हैं, 0 1 2 3। फिर भी कितनी मुश्किल होती है क्लास में। 1 साल पूरा लग जाता है नर्सरी के बच्चे को इन 10 संकेतों को समझने और लिखने में। आज आप लिख पा रहे होंगे, आप इसको मत सोचो। आप आपका बच्चा पढ़ रहा हो स्कूल में तो उसको जाके देखो, पूरी नर्सरी वो इस बात में खर्च करता है 10 संकेतों को लिखने में और पढ़ने में, कि इसे 0 हम रटाते हैं उसको, कि इसे 0 कहते हैं, इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। याद है? 1 साल देता है बच्चा। आपने भी दिया होगा, आपने भी 1 साल दिया होगा इन प्रतीक चिन्हों को रटने में। अब सोचो, अगर ये 60 होते तो, अगर ये 60 होते तो इसका मतलब है एलकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल तो बच्चे को 60 प्रतीक चिन्ह याद करने में चले जाते हैं। तो सिस्टम कितना बुरा होता। तो पहले हम हर किताब में, हर कोई बच्चा जो एलकेजी में पहली, जो नर्सरी में पहली बार जाता है, सबसे पहले हम उसे संकेत सिखाते हैं। उसे नहीं पता 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वो बहुत माथापच्ची करके 2 बनाना सीखता है। हम उसे घसाते हैं, स्लेट देते हैं, स्लेट पे 2 बनाते हैं, उसे कहते हैं रगड़ इसको। वो बार बार उसको रगड़ता है, वो चिन्ह को बनाना सीखता है, उस संकेत को बनाना सीखता है। आज हमारे लिए एकदम नॉर्मल है ये, आज ये चीज हमारे लिए एकदम नॉर्मल है। लेकिन क्या उस बच्चे के लिए नॉर्मल रही है जो पहली बार स्कूल जा रहा है? पहली बार वो 1 को पहचानता, वो नहीं जानता कौन 1, कौन 2, कौन 3, कौन 4, कौन 5।
उसके लिए तो वो अभी शुरुआत है, तो पहले तो 1 को घसीटता है, उसके लिए 1 भी एक रामायण ही है, बल्कि सीधा है, बहुत सीधा है, लेकिन तो भी उसके लिए 1 बनाना एक बार तो 10-15 दिन का काम है उसके पास। 10-15 दिन मेहनत करता है, तब जाके उसका 1 बनता है। कई बार टेढ़ा बनाएगा, कभी ऐसे बनाएगा, फिर 2 बनाना सीखता है, फिर 3 बनाना सीखता है। जब 3 सीखता है तो 2 भूल जाता है, 2 और 3 दोनों एक जैसे हो जाते हैं उसके, फिर दोबारा 2 और 3 दोनों को सिखाया जाता है। तो धीरे 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 वो ये जो अपने नोट 10 डिजिट है, इनको 10 डिजिट नहीं, बेटर शब्द सिंबल्स है, ये जो 10 सिंबल्स है, पहले वो इनको सीखता है, तो ये सिंबल सिखाए। और सोचो हमने कितना समझदारी कर, हमने अब 11वां सिंबल नहीं बनाया, बेवकूफी नहीं की, 11वें में हमने 2 सिंबल्स को मिला के नंबर बनाया। अब उसके बाद में कभी परेशानी नहीं होती, उसके बाद किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये देखो, किसी बच्चे को 10 में, 11 में, 12 में दिक्कत होती है? नहीं, 10 में, 11 में, 12 में कोई में दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अब उन्हीं नंबरों को जिसको वो सीखा है उनको कंबाइंड करेगा और 2-2 अंकों के नंबर बना देगा, फिर 3-3 अंकों के बना देगा, फिर 4-4 के, फिर 5-5 के। अब उसके सारे नंबर बनने शुरू हो गए। तो ये होता है स्पेशल वे ऑफ काउंटिंग, एक अलग काउंटिंग का वे निकाल लिया आपने, रिपीटेशन, चीजों को रिपीट करके नए नंबर फॉर्म करना, नए नंबर फॉर्म करना, ये अब आपने सीख लिया। अच्छा, ये चीज कैसे काम आती है? हमारे जीवन में भी कभी काम आती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इसको और समझाता हूँ। ये जो है ना न्यू वे ऑफ काउंटिंग, ये जो नया तरीका था काउंटिंग का, इसने, मैंने कहा ना, सोच के देखो एक बार, इस कल्पना को सोच के देखो कि हर नंबर को अगर एक संकेत दिया जाता तो आज 1 लाख के 1 लाख संकेत होते, 1 लाख के 1 लाख संकेत होते, कितना मुश्किल हो जाता, कौन याद रख पाता? गणित कब की बंद हो चुकी होती, गणित वो ब्रांच हो चुकी होती जो सबसे पहले बंद होती, क्योंकि उसे पता होता कि 1 लाख चीजों के 1 लाख संकेत होंगे, कितना मुश्किल होता। तो हमने बेवकूफी नहीं की, हमारे पूर्वजों ने बेवकूफी नहीं की, और उन्होंने समझा और रिपीटेशन का जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया और ये सब आसान हो गया। अच्छा दूसरा देखते हैं कि इस चीज का फायदा सिर्फ या काउंटिंग में मिलता है या और भी जगह मिलता है। और तरीके देखते हैं, देखो काउंटिंग हमने कितना स्पेशल वे ऑफ काउंटिंग कैसे निकाला है उसके बारे में बात करते हैं। ये सन लगभग 2006 की बात है, 2006-2007 की बात है। जब 2006 और 2007 में जब आईआईटी के एग्जाम हुआ करते थे, तो आईआईटी के एग्जाम में लगातार कंपटीशन बढ़ा जा रहा था, लगातार बच्चे आ रहे थे, नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। जितने बच्चे पिछले साल पेपर दे रहे थे, अगली बार उससे बढ़ के ही बच्चे परीक्षा देने आ रहे थे। सीटें तो बढ़ती नहीं है, वो तो आप भी जानते हो, क्योंकि जो कॉलेज है, कॉलेज रोज तो बनते नहीं, और आईआईटी तो रोज बनते भी नहीं है। भाई मान लो लोकल कॉलेज खोलना हो तो फिर भी चलो जल्दीबाजी में खुल भी जाए, लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज खोलना है या फिर आईआईटी खोलना है तो वही रातों दिन का तो काम है ही नहीं कि आज चुटकी बजाई आईआईटी खुल जाएगा। तो सीटें तो उतनी रहती थी, सीटें तो वैसी की वैसी रह रही थी, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बच्चे बढ़ते जा रहे थे, कोचिंगे भी मेहनत कर रही थी, बच्चे भी मेहनत कर रहे थे। तो जब बच्चे समान अंकों पे आने लग गए, सेम नंबरों पे आने लग गए, तो फिर आईआईटी ने एक प्रावधान निकाल रखा था कि अगर 2 बच्चे सेम नंबर बनाते हैं तो उनकी उम्र को देखते हुए जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसकी रैंक ऊपर रहेगी। अगर 2 बच्चों के अंक सेम आ जाते हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको ऊपर की रैंक देंगे, जिसकी उम्र कम होगी उसको नीचे की रैंक देंगे। और ये क्राइटेरिया तय किया। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया सेट होता है? क्या ये जस्टिफाई होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल मैच में दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए, तो बराबर रन बनाए तो उन्हें सुपर ओवर खिलाया, दोनों ने सुपर ओवर में भी बराबर रन बनाए, तो ये कह के जितवा दिया कि जिसने बाउंड्री ज्यादा मारी है वो जीत गया। तो क्या ये जिताने का तरीका, क्या वर्ल्ड कप जैसे मैच को इस तरीके से घटिया तरीके से जिताना, या टॉस करके उसका अलग, अगर वे दोनों की बाउंड्रीज भी अगर बराबर होती तो लास्ट तरीका होता आप सिक्का उछाल के तय करते। अब सिक्का उछाल के अगर किसी मैच की जीत हार तय करेंगे तो कितना घटिया तरीका होगा जीत हार तय करने का। अच्छा दूसरा, एग्जाम करवाने का मकसद होता है मेधावी छात्र को ढूंढना। तो पहले एक बात बताइए, जब 2 बच्चों के नंबर सेम आए और जिसकी उम्र ज्यादा है उसको स्थान दिया, उसको कैसे दिया? मेधावी तो छोटी उम्र वाला है, क्योंकि उसने कम उम्र में भी ज्यादा अर्जित की है। जो छोटी उम्र वाला है वो तो ज्यादा मेधावी हुआ ना, उसने कम उम्र में भी उस बड़े वाले बच्चे की उम्र के बराबर के सवालों को बराबर अटेम्प्ट करके बराबर नंबर बनाए, तो ज्यादा मेधावी तो वो है। और आपने उसको ही रेस से बाहर निकाल दिया, आपने उसको ही रेस से बाहर निकाल दिया। मेधावी छांट रहे हो ना, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है? मेधावी बच्चे छांटना। तो मेधावी कौन हुआ? मेधावी कौन हुआ? मेधावी तो वो हुआ ना जो कम उम्र में बड़े वाले बच्चे के बराबर नंबर लेके आया, लेकिन आप छांट रहे हो बड़े वाले को। तो ये एक बड़ा डायलेमा था, बड़ी परेशानी थी। तो आईआईटी भी लगातार ही चाहता था कि क्या करे, क्या बदलाव करे, कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दें, तो ये भी संभव नहीं है। तो एक बड़ा ही क्रिएटिव एग्जाम्पल जो है वो आईआईटी ने सोचा कि भाई नंबरों में गैप आना चाहिए, इंटेलिजेंसी जो है वो उसको अलग 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 खानों में भरना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत कमाल का आइडिया अपनाया, जिसमें आपने देखा होगा एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हटाकर एक नया
क्रिएटिव सिस्टम लाए MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के स्थान पर एक और कमाल का आइडिया लेकर आए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। और इतना उम्दा था, वही काउंटिंग जैसा आइडिया, जैसे मैंने कहा रिपीट करना शुरू कर दिया। नए संकेत बनाने से अच्छा है रिपीट करना शुरू कर दो। MSQ में क्या था कि एक ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा आपके पास, उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन थे A, B, C, D, पहले ये होता था कि इन 4 में से एक ऑप्शन सही होता था, 3 गलत होते थे। एक सही होता था, 3 गलत होते थे। IIT ने कहा कि नहीं, इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर सही है और आपको सारे आंसर बताने हैं जो सही है। आपको अब इस बार ये नहीं बताना कि एक सही कौन सा है, आपको बताना है कि कितने सही है, इसमें से सही कौन कौन सा है, इसमें से सही कौन कौन सा है वो आपको बताना है। और अगर एक भी आपने सही नहीं बता पाया, आपने एग्जैक्टली उतने सही आंसर, जैसे मान लीजिए A और B दो सही थे, आपने सिर्फ A बताया, तो आपको इस क्वेश्चन का कोई अंक नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग और होगी, या नेगेटिव मार्किंग नहीं भी करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन कहा आपको जितने भी इसमें सही है, A, B, C, D, जितने भी सही है, वो सारे आंसर आपको देने होंगे, सारे सही आंसर आपको बताने होंगे। और ये हो गया कमाल का आइडिया। अब इससे क्या हुआ, देखने में तो 4 ऑप्शन है, दिखने में 4 है, जैसे हमारे अंक दिखने में 10 है 0 से लेकर 9 तक, लेकिन बना क्या सकते हैं, अनंत संख्याएं, जो चाहे बना लो, जितनी बड़ी चाहे बना लो। तो ये आइडिया भी वैसा ही काम कर गया। 4 ऑप्शन से कितने ऑप्शन क्रिएट हो गए, देखो काउंटिंग करते हैं। पहला, केवल A सही हो, केवल A सही हो, B, C, D गलत हो। नंबर 2, केवल B सही हो। नंबर 3, केवल C सही हो। नंबर D, नंबर 4, केवल D सही हो। नंबर 5, A और B सही हो। नंबर 6, A और C सही हो। नंबर 7, A और D सही हो। नंबर 8, B और C सही हो। नंबर 9, B और D सही हो। नंबर 10, C और D सही हो। नंबर 11, A, B, C सही हो। नंबर 12, A, B, D सही हो। नंबर 13, A, C, D सही हो। नंबर 14, B, C, D सही हो। नंबर 15, चारों सही हो, A, B, C, D। अब आपका एक ही क्वेश्चन के ऑप्शंस बन गए, गिनने में तो दिखने में तो 4 थे, लेकिन वैसे बन गए 15। 15 में से एक सही है, 14 गलत है। 15 में से एक सही है, 14 गलत है। इसका मतलब है अब बच्चे जो है उनकी योग्यता को पहचानने का पैमाना बढ़ गया। अब पैमाना बढ़ गया, जैसे ओलंपिक में किया गया कि ओलंपिक में अगर आप सेकंड में नापोगे तो आप कभी भी ये नहीं नाप पाओगे कि पहला और दूसरे के बीच में क्या गैप है। तो हमने सेकंड को मिली सेकंड में बांट लिया ताकि पहले और दूसरे के बीच के गैप को देखा जा सके। लेकिन अगर लगा आने वाले फ्यूचर में ये लगा कि मिली सेकंड भी ज्यादा है, तो हम उसे माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे ताकि फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप बना रहे। पहले 4 में से एक सही से तय हो पा रहा था कि कौन आगे है कौन पीछे है। जब लगा कि नहीं, अब तो लोग बराबर बराबर पे बहुत सारे बच्चे आने लगे, तो ऑप्शंस को बढ़ा के इस तरीके से नया क्रिएटिव रूप अपनाया कि अब 15 ऑप्शन है आपके पास। दिखने में वो 4 ही है, लेकिन वैसे वो 15 है। स्पेशल यहाँ पे स्पेशल वे ऑफ काउंटिंग काम आ रहा है, नॉर्मल काउंटिंग से आपका नहीं हो रहा है। नॉर्मल काउंटिंग में ये है 4 और वैसे ये है 15। अगर नॉर्मल काउंटिंग करोगे तो ये 4 है और स्पेशल काउंटिंग करोगे तो ये है 15। अब आपके पास 15 ऑप्शन है और उसमें से एक सही है, 14 गलत है। तो ये हुआ कमाल। तो ये स्पेशल केस की कितना जबरदस्त तरीके से काउंटिंग जो है, एक नए तरीके से भी काउंटिंग की जा सकती है, नए तरीके से भी काउंटिंग को क्रिएट किया जा सकता है। काउंटिंग वही नहीं होती 1 2 3 4 5, काउंटिंग के और तरीके भी संभव है। हाँ, CSIR नेट में डल चुका है। CSIR नेट में CSIR नेट में तो बहुत पहले ही आ गया, 10 साल 12 साल पहले ही आ गया था। IIT में जब आया था तो IIT के साथ में CSIR नेट में उनमें भी आ गया था। और अब धीरे धीरे सारे कंपटीशन में आने लग जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एज के आधार पे आगे पीछे करना बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप को टॉस खेल के जितवा रहे हो या हरवा रहे हो, तो कितना घटिया लगता है। खेल बना हुआ, खेल से हार जीत होनी चाहिए ना। खेल बनाया आपने तो हार जीत खेल से होनी चाहिए। और खेल अगर हार जीत तय नहीं कर पा रहा, सिक्का तय कर रहा है, तो खेल को बंद करो। जब आपका खेल हार जीत तय नहीं कर पा रहा और सिक्का हार जीत तय कर रहा है, तो खेल को बंद करो। ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है। तो खेल को ढंग से बनाओ ना, खेल में कुछ गड़बड़ी है, खेल के नियमों को और बेटर करो ताकि जीत हार हमेशा ही तय हो।
कभी भी ऐसा ना फंसे कि जीत और हार को सिक्के से तय करना पड़े। तो ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पेपर को इस तरीके से बनाओ, पेपर के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाओ कि लास्ट में आपको सिक्का उछाल के 1 रैंक 2 रैंक तय ना करनी पड़े। तो वो घटिया तरीका होगा, चुनने का भी बहुत बुरा तरीका होगा, और कोई सेटिस्फाई भी नहीं होगा। क्या आप सेटिस्फाई कर पाओगे उन 2 बच्चों को जिनके नंबर सेम आए हैं लेकिन अलग अलग रैंक दी जा रही है? कैसे समझाओगे? तो वो घटिया तरीका है, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक अलग तरीका है सोचने का, समझने का। तो इसी को हम कहते हैं स्पेशल वे ऑफ काउंटिंग, ए न्यू वे ऑफ काउंटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं वो है एक नए तरीके से काउंटिंग करना, काउंटिंग के तरीके ढूंढना। जिस तरीके से वो काउंटिंग करवाएगा उस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। भैया ऐसे काउंट करो, ऐसे काउंट करो, जैसे वो कहेगा उस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखो तो इन 4 चीजों को काउंट करने का तरीका अलग था। इन 4 क्वेश्चन का, इन 4 थे ये, लेकिन इन 4 को काउंट करने का तरीका क्या बताया इसने कि इस तरीके से काउंट करो कि एक सवाल, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इस तरीके से काउंट करो। तो इस तरीके से जब काउंट किया तो ये 4 चीजें कितनी बन गई? 15 चीजें बन गई। यानी काउंटिंग का तरीका ऐसे काउंट नहीं करवाया 1 2 3 4, ये तो होता ही आया है, ये भी कॉमन बात है, लेकिन स्पेशल तरीके से भी काउंटिंग करना सिखाया कि भाई 4 चीजों को अगर अलग तरीके से गिनोगे तो और भी तरीके हो सकते हैं। इन्हें तरीके बोलते हैं, है ना, नंबर ऑफ वेज बोलते हैं। तो हम करने वाले क्या है, हम तरीके गिनने वाले हैं, तरीके। क्रमचय, पहले परमुटेशन को लेते हैं। नाम देखो, हाँ नाम देखो, नाम है क्रमचय। इसे अगर हम 2 भागों में बांटे तो ये है क्रम, मतलब ऑर्डर। चय शब्द से मतलब है चयन। तो ये कहना चाहता है कि चयन करो फिर क्रम बनाओ। पहले आप चयन करो फिर आप क्रम बनाओ। क्रम चय, क्रम और चयन, मतलब आपने चीजें चूज की, 2 चीजें उठाई वहां से, जैसे भी ऑप्शन थे हमारे पास, 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी। हमने एक एक ऑप्शन उठाया, चयन किया, फिर 2 ऑप्शन उठाए, फिर 3 ऑप्शन उठाए, फिर 4 ऑप्शन उठाए। तो इसका होता है चयन करना। तो चयन किया, है ना, चयन करने के बाद में उनका क्रम बनाया। तू आगे रह, तू पीछे रह, तू आगे रह, तू पीछे रह। तो ये दोनों मिला के जब 2 चीजें आप कर रहे होते हैं, जब आप पहले तो चुन रहे होते हो और फिर उनका क्रम बना रहे होते हो, तो ये दोनों मिला के कहलाते हैं क्रमचय। चयन करना और क्रम बनाना, पहले चुनना और चुनकर फिर आगे पीछे रखना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 कलर है, 3 कलर है, एक है रेड, एक है ब्लू, एक है ग्रीन। ठीक है, आपको झंडा बनाना है और 2 कलर लेके झंडा बनाना है, 2 कलर वाला झंडा बनाना है। तीन कलर आपके पास अवेलेबल है, इसमें से 2 कलर लेना है और 2 कलर लेके आपको झंडे बनाने हैं। तो सबसे पहले काम होगा आपका 2 कलर चुनना, 3 कलर में से 2 कलर चुनना। 3 कलर में से 2 कलर चुनने के तरीके हैं, आपने रेड और ब्लू ले लिया, रेड और ब्लू ले लिया, या फिर रेड और ग्रीन ले लिया, या फिर रेड और ब्लू, ब्लू और ग्रीन ले लिया। दो कलर चूज कर लिए। अब 2 कलर चूज करने तक ही काम खत्म नहीं हुआ, ये तो है हमारा चयन। 3 में से 2 कलर ले लिए, 2 कलर लेने के बाद में आप झंडा बनाएंगे, क्योंकि झंडे में क्या होता है, कलर के ऊपर नीचे होने से फर्क पड़ता है। यानी अगर रेड और ब्लू ले लिया हमने और रेड को हमने ऊपर रखा और ब्लू को नीचे रखा, रेड ऊपर रहा और ब्लू नीचे रहा, तो ये अलग देश के झंडे को दिखाएगा। और ब्लू ऊपर रखा और रेड नीचे रखा तो ये अलग झंडे को दर्शाएगा। तो ये दोनों ही झंडे अलग अलग होंगे, क्योंकि कलर के हिसाब से, झंडों के हिसाब से रंगों का बड़ा महत्व होता है, उनकी जगह का भी महत्व होता है। सिर्फ कलर ही नहीं,
कलर की जगह भी मायने रखती है। अगर आपने कलर की जगह ऊपर नीचे कर दी, जैसे हमारे तिरंगे झंडे में अगर हम ग्रीन कलर को उठा के ऊपर रख दें तो क्या वो झंडा भारत का रहेगा? नहीं, उनकी जगह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनकी जगह कलर ही नहीं कि 3 कलर केसरिया, सफेद और ग्रीन कलर से ही झंडा बनता है। उससे और भी झंडे बन सकते हैं, लेकिन हमारा झंडा वही होगा जब केसरिया ऊपर होगा, बीच में व्हाइट होगा, नीचे ग्रीन होगा। समझ रहे हैं? सिर्फ केसरिया, व्हाइट और ग्रीन अगर हमें 3 कलर ले लें और इन 3 कलर से भारत का झंडा बनता है? नहीं। 3 कलर लेने के बाद कलर का जो जगह है वो भी अगर प्रॉपरली आपने नहीं रखी तो वो भारत का झंडा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि खाली चयन जितना काम नहीं है, चयन के बाद में क्रम का काम भी है। आगे जाके क्रम और बनाओ, और ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी। ये अलग देश का झंडा होगा, रेड ब्लू अलग देश का झंडा हो गया, और ब्लू रेड अलग देश का होगा। यानी अब आपको 2 चीजें इसमें करनी पड़ी है। पहला तो करना पड़ा चयन, और फिर आपको बनाने पड़े आगे इसके क्रम। तो इस चीज को हम क्रम चय कहते हैं। चुनना, चुन लिया और चुनने के बाद क्रम बना रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। तू आगे आ, तू पीछे चला जा, तू आगे आ, तू पीछे चला जा। तो इससे और भी हो रहा है और संभावनाएं बढ़ गई है। पहले तो देखो 3 में से 2 कलर चुनने के 3 तरीके आ गए थे, फिर हर तरीके के भी 2-2 झंडे बनेंगे। तो इसके 2 झंडे, इसके 2 झंडे, इसके 2 झंडे, तो टोटल झंडे कितने हुए? 6। तो पहले चुनना, फिर उन चुने हुओं का क्रम बनाना, ये क्रमचय कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुनने का कोई चुन लिया, उसके बाद में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चुनना ही पूर्ण होता है अपने आप में। जैसे इंडियन टीम है, इंडियन टीम में आपने 11 खिलाड़ी चुन लिए। अब 11 खिलाड़ी, मान लीजिए 15 खिलाड़ी थे या 20 खिलाड़ी थे, 20 में से 11 चुन लिए। अब 11 के बाद किसी को भी आगे लिखो, किसी को भी पीछे लिखो, इससे टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? किसी खिलाड़ी को अगर रोहित शर्मा का नाम आप 8वें नंबर पे डाल दो, या पहले नंबर पे लिख दो, या 7वें नंबर पे लिख दो, या 11वें नंबर पे लिख दो, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नई टीम बन जाएगी वो? रोहित शर्मा का नाम नंबर 1 पे लिखने पे, या चौथे नंबर पे लिखने पर, या 11वें नंबर पे लिखने पर, या किसी बीच में किसी और नंबर पे लिखने पर क्या अलग टीम बन गई? जवाब नहीं बनी। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ चयन ही इंपॉर्टेंट होता है, चयन के बाद में आगे पीछे करने का कोई सेंस होता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होता कि आगे पीछे कर रहे हो आप। तो इस केस में हम सिर्फ चयन करते हैं, इसी का नाम होता है संचय। संचय, केवल चयन, बस चुनो खाली। केवल चयन करो, आगे कुछ मत करो, बात खत्म। या आगे करने का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, इसलिए आगे कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ चयन कर रहे हैं, सिर्फ चयन कर रहे हैं। मान लीजिए आप होटल में गए, होटल में 5 तरह की मिठाई थी, आपको 2 मिठाई ऑर्डर करनी है, तो 2 मिठाई आप ऑर्डर करो। अब जो 2 मिठाई आ रही है उसमें से ये पहले खा रहे हो या ये पहले खा रहे हो, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने 2 मिठाई मंगाई और 2 मिठाई आ गई। अब इन 2 मिठाइयों में से ये पहले खा रहे हो, ये पहले खा रहे हो, क्या इन दोनों से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात खत्म। तो कई बार सिर्फ चयन तक सीमित रहता है, चयन के बाद में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है सिर्फ चयन तक ही ये सीमा है। और कई में होता है कि आपने चुना, चुनने के बाद आगे पीछे रखने से भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ले लो, नंबर बनाने का, संख्या बनाने का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो भी इसी बात का एग्जाम्पल है। आपके पास मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, एक है 1, एक है 2, 3 अंक है, सॉरी 1 2 3। इसमें से आपने 2 अंक लिए और फिर नंबर बनाया, तो आपने मान लीजिए 1 और 2 चुन लिया। 1 और 2 चुनने के बाद में 12 और 21 दोनों अलग अलग चीज है, 12 और 21 अलग अलग चीज है। अगर आपने 2 और 3 को चुना तो 2 और 3 से 2 नंबर बन सकते हैं, 23 और 32, जो कि अलग अलग होंगे। या फिर आपने 1 और 3 को चुना, 1 और 3 से आपके 2 नंबर बन सकते हैं, 13 और 31। तो यह है फर्क पड़ रहा है, क्रम का फर्क पड़ रहा है। जब क्रम का फर्क पड़ता है तो इसका मतलब क्रम चय है। क्रम का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चुनाव का फर्क पड़ता है, तो सिर्फ संचय है। तो इसका मतलब गौर करें, क्रमचय के अंदर संचय भी आता है, बिल्कुल आता है, ये उससे ज्यादा होता है, क्रमचय संचय से ज्यादा होता है, क्योंकि क्रमचय के अंदर संचय तो हो ही रहा होता है, चयन तो हो ही रहा होता है। चयन होने के बाद में एक कदम और आगे जाते हैं, क्रम और बनाते हैं। पहले चुना, चुनने के बाद में ऊपर नीचे वाला जो है वो और क्या, तू आगे रह, तू पीछे रह, तू ऊपर रह, तू नीचे रह, ये और करते हैं। तो ये क्रमचय संचय, संचय से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्रमचय
में हमेशा विधियां जो है, तरीके जो है, क्रमचय के तरीके हमेशा संचय से ज्यादा होंगे। क्रमचय के तरीके हमेशा संचय से ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि क्रमचय में चयन तो होना ही होना है। क्रमचय के अंदर चयन तो होना ही होना है। होने के बाद में क्रम और बनेंगे, तो वो और दुगना तिगुना चार गुना जो भी होना है वो और हो जाएगा। तो क्रमचय हमेशा ज्यादा आते हैं। क्रमचय की विधियां ज्यादा है चयन की विधियों से, मतलब संचय की विधियों से। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है। अभी और इसके ऊपर बात करेंगे, जैसे सवालों पे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं इसमें। क्रमचय संचय, इतना बेसिक आइडिया तो एक बार समझ में आ गया ना क्रमचय संचय का। क्रमचय संचय का मूल आइडिया समझ में आ गया। वैसे मैं तो क्रमचय संचय के खिलाफ हूँ कि भाई क्रमचय संचय पढ़ाओ ही मत, सीधा नंबर ऑफ काउंटिंग समझाओ ना, कैसे गिनती गिनी जाती है। गिनना ही तो है एक प्रकार का, गिनना ना सिखाओ बच्चों को, गिना कैसे जाता है। वरना बच्चा बिना मतलब में क्रमचय संचय के बीच में फंसा रह जाता है। ये क्रमचय है, ये संचय है। तो क्रमचय संचय से अच्छा है कि वो सीधा काउंटिंग सीखे, सीधा काउंटिंग सीखेगी, काउंटिंग कैसे की जाती है। ये जो नए प्रकार की काउंटिंग है, जो जैसे बता रहा है कि ऐसे काउंट करो, उसके अनुसार काउंटिंग की कैसे जाती है ये सीखो। ये ज्यादा बेटर तरीका है, बजाय बिना मतलब में क्रमचय संचय में फंसो कि ये क्रमचय है, ये संचय है। दिमाग उसमें फंसा रह जाता है, ये क्रमचय है क्या, क्या ये संचय है क्या। तो इससे अच्छा है कि क्रमचय संचय नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक्चुअली मैंने पहले बताया, वो आपको क्वेश्चन वाला आपको बताएगा कि इनको काउंट करके बताओ, इसके तरीके काउंट करके बताओ, ऐसे ऐसे करना है और बताओ कितने तरीकों से ये किया जा सकता है। मतलब हर बार आपको तरीके काउंट करने हैं। कुल मिला के सीधी सीधी बात है, काउंटिंग का एक तरीका देगा और उस तरीके से आपको काउंट करना है। ठीक है ना। आ जाओ अब काउंटिंग की बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, मूलभूत या फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आते हैं। मूलभूत सिद्धांत। इसे ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। फंडामेंटल प्रिंसिपल या काउंटिंग का मूलभूत सिद्धांत ये क्या कहता है कि जब भी आप काउंटिंग करते हो, जब भी आप काउंटिंग करें, आपको तरीके काउंट करने हो, किसी भी चीज के होने के तरीके काउंट करने हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रेस पहन रहा है, कोई आदमी है जो ड्रेस पहनना चाहता है। तो एक जेंट्स है, तो जेंट्स की ड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका शर्ट, एक उसकी पैंट। ठीक है, जेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एक जेंट है, एक व्यक्ति, एक मैन है जिसकी शर्ट और पैंट, उसको ड्रेस पहनी है ना। हमें बताना है कि ड्रेस पहनने के उसके पास कितने तरीके हैं। अगर उसके पास शर्ट्स की संख्या 5 है और पैंट की संख्या 4 है, उसके पास 5 शर्ट है और 4 पैंट है, तो वो कितने प्रकार से ड्रेस पहन सकता है। एक अपनी ड्रेस जो वो पहनना चाहता है वो कितने प्रकार से पहन सकता है। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है कि भैया पहले उसको शर्ट पहना दो, पहले उसको शर्ट पहना दो और देखो शर्ट पहनने के कितने तरीके हुए। तो शर्ट पहनने के उसके बाद 5 तरीके हैं। पहली शर्ट पहन ले, नहीं तो दूसरी पहन ले, नहीं तो तीसरी पहन ले, नहीं तो चौथी पहन ले, नहीं तो पांचवी पहन ले। तो 5 शर्ट्स में से वो कोई शर्ट भी पहन सकता है। तो 5 तरीके हो गए उसके शर्ट पहनने के। ये शर्ट पहन ली, शर्ट पहनने के तरीके हो गए 5। 5 तरीके से वो शर्ट पहन सकता है क्योंकि 5 शर्ट है मतलब 5 तरीके, 5 शर्ट मतलब 5 तरीके। तो 5 शर्ट के 5 तरीके हो गए। अब अब उसको पैंट पहनाओ, पैंट कितनी है, 4 है। तो 4 में से कोई भी पैंट पहन सकता है। तो पैंट पहनने के तरीके हो गए 4। ठीक है, और पैंट और शर्ट दोनों पहनने से ड्रेस बनेगी क्योंकि ड्रेस का मतलब पैंट और शर्ट है यहाँ पे। तो पूरी ड्रेस पैंट और शर्ट से बनेगी। पैंट पहनने के 5 तरीके, शर्ट पहनने के 5 तरीके, पैंट पहनने के 4 तरीके, दोनों के अलग अलग तरीके काउंट कर लिए कितने, और फिर इन दोनों की गुणा कर दो तो टोटल तरीके आ जाएंगे, कितने तरीके से वो ड्रेस पहन सकता है। दोनों की गुणा कर दो। तो आपका जो भी आप तरीके काउंट कर रहे हैं उसको देखो कि वो कितनी चीजों से मिलके बना है। जिन जिन चीजों से वो मिलके बना है उन चीजों के एक एक के तरीके काउंट करो। इसके कितने तरीके, इसके कितने तरीके, इसके कितने तरीके, इसके कितने तरीके, सबके तरीके पता कर लो और आपस में गुणा कर दो। सबके तरीके पता कर लो और आपस में गुणा कर दो। अच्छा, गुणा क्यों किया गया वो पहले समझ लेते हैं कि गुणा ही क्यों किया गया। मान लीजिए
इसकी शर्ट के नाम रख लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब इसके पास है 4 पैंट, पैंट को लिख लेते हैं 1 2, गुणा क्यों किया गया इसे भी समझ लो, है ना, ये गुणा क्यों किया गया वो देखो। ये 5 शर्ट, ये 4 पैंट। अब इसने पहला शर्ट ए चुना, ए शर्ट के साथ वो पहली पैंट पहन सकता है, दूसरी पैंट पहन सकता है, तीसरी पैंट पहन सकता है, चौथी पैंट पहन सकता है। तो ए शर्ट के साथ उसकी कितनी पैंट्स होगी? 4। तो ए शर्ट के साथ 4 पैंट पहन सकता है। 4 तरीके ये हो गए। शर्ट ए पहन रखा है, पैंट फर्स्ट, पैंट सेकंड, पैंट थर्ड, पैंट फोर्थ, 4 तरीके हो गए। फिर बी शर्ट के साथ ट्राई करूं, बी शर्ट के साथ भी ऐसा ही रहेगा। बी शर्ट के साथ पहली पैंट, दूसरी पैंट, तीसरी पैंट, चौथी पैंट। तो बी शर्ट के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। सी शर्ट के भी 4 तरीके, डी शर्ट के भी 4 तरीके, ई शर्ट के भी 4 तरीके। 4 को 5 बार जोड़ने का मतलब है 5 गुना 4 करना। 5 को 4 बार जोड़ लो या 5 को 4 से गुणा कर दो। तो इसलिए होता है ये गुणा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होते हैं, जो उनके तरीके होते हैं, वो तरीके आपस में गुणा हो जाते हैं। तो इससे टोटल आपको जो नंबर है वो आपको मिल जाता है कि टोटल कितने तरीके होंगे। ये है फंडामेंटल सिद्धांत कि जो आप करने जा रहे हैं उसमें देखो कितनी तरीके, कौन कौन सी चीजें शामिल है और उन चीजों को करने के तरीके कितने कितने, वो सब निकालो और उन सबको आपस में गुणा कर दो। तो आपको पूरी चीज को बनाने के कुल तरीके पता लग जाएंगे। जैसे ड्रेस पहनने के कुल तरीके पता लगे, क्योंकि एक ड्रेस पैंट और शर्ट से बनी हुई है। एक ड्रेस जो है वो पैंट और शर्ट से बनी हुई है। पैंट के 5 तरीके हैं, शर्ट के 4 तरीके हैं, तो ड्रेस के टोटल तरीके हो गए 5 × 4। आइडिया समझ में है? ये मूलभूत सिद्धांत क्या कह रहा है? आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, जैसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो सिक्कर और जयपुर के बीच में 5 रेलगाड़ियां चलती है। सिक्कर और जयपुर के बीच में 5 रेलगाड़ियां आती और जाती है। एक मनुष्य सिक्कर से जयपुर किसी एक रेलगाड़ी से जाकर वापस जयपुर से सिक्कर किसी अन्य रेलगाड़ी से आना चाहे तो वह कितने तरीकों से यह यात्रा कर सकता है? कितने तरीकों से वो ये यात्रा कर सकता है? मान लीजिए वो सिक्कर है और सिक्कर से जयपुर जा रहा है, सिक्कर है और सिक्कर से वो जयपुर जा रहा है। 5 रेलगाड़ियां उसे सिक्कर से जयपुर पहुंचाती है, 1 2 3 4 5। अब उसे जाना भी है और आना भी है, तो 2 टुकड़े हो गए इसके। जाना जैसे शर्ट और पैंट की तरह 2 तरीके हो गए, एक तो जाना और एक वापस आना। तो जाने के तरीके हो गए, जब वो सिक्कर से जाएगा तो उसके जाने के तरीके हो गए 5। इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए और इससे जाए। तो जाने के तरीके तो हो गए 5। 5 तरीकों से वो पहुंच गया जयपुर, सिक्कर से जयपुर पहुंच गया। अब उसे वापस आना है। जब वापस आएगा, वापस आने के कितने तरीके हैं? जाने के 5 हो गए। आने में एक शर्त लगाई हुई है कि जयपुर से सिक्कर किसी अन्य रेलगाड़ी से आए, उस रेलगाड़ी से नहीं है जिससे वो आया हुआ है। जिससे वो सिक्कर से जयपुर आया था उस रेलगाड़ी को आप छोड़ दो। तो हमने इस रेलगाड़ी को, मान लीजिए इस रेलगाड़ी से वो आया था, इसको छोड़ दिया। जिससे भी आया था, एक रेलगाड़ी से तो आया होगा ना, उस रेलगाड़ी को छोड़ना है। तो बच्चे कितनी? 4। तो 4 से गुना कर दो, 20। तो आंसर हो गया 20। बात समझ में आई? जिससे वो आया हुआ है उस रेलगाड़ी को छोड़ दो, क्योंकि अन्य रेलगाड़ी से उसको जाना है। जाते टाइम अन्य से जाना है, मतलब उससे नहीं जाना जिससे वो आया है। तो 5 तरीके थे, 5 में से जिससे भी वो आया है उसको छोड़ दो। तो कितनी रेलगाड़ियां बची? 4। जाने की 4 रेलगाड़ियां, आने की 5 रेलगाड़ियां, जाने की 4 रेलगाड़ियां। तो 5 × 4 20 तरीके हो गए उसके पास, जयपुर से सिक्कर से जयपुर और जयपुर से वापस सिक्कर आने के। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। आप तरीके काउंट कर लो और आपस में गुणा कर दो। आने का तरीका एवं जाने का तरीका। ये तो वही क्वेश्चन हो गया अभी जो मैंने बताया था। एक व्यक्ति के पास 5 पैंट है और 4 कोट है, तो उसे पैंट और कोट पहनना है, तो कितने प्रकार से वो पहन सकता है? कितने प्रकार से वो पैंट और कोट पहन सकता है? तो 5 पैंट है, तो 5, एक तो पैंट पहनाने के तरीके और एक कोट पहनाने के तरीके, दोनों की गुणा हो जाएगी। पैंट पहनाने के तरीके हो गए 5, 5 तरीके की पैंट पहन सकता है, 4 तरीके के कोट पहन सकता है। टोटल तरीके हो जाएंगे दोनों की गुणा
यानी 20। तो टोटल 20 तरीके से वो एक पैंट और एक कोट पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। जब चुनाव करना हो, क्रमचय करना हो, चुनना हो और क्रम बनाना हो, इसका क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है? तो फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूलों की बात करेंगे कि हमें चुनना भी है, हमें चुनना भी है और चुनकर आगे पीछे क्रम भी बनाना है। दोनों चीजें करनी हो तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है या सीधा हमें वैसे ही निकालना होगा जैसे भी हमने निकाले, गुणा करके एक एक करके ऐसे निकाले, सीधा फॉर्मूला है? तो जवाब इसका सीधा फॉर्मूला है। अगर मान लो आपके पास एन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग, सबकी सब अलग है, और उसमें से आपको आर चुननी है, इन एन वस्तुओं में से आपको आर चुननी है, फिर आगे क्रम भी बनाना है, फिर उन आर को जो आपने एन में से आर चुनी है उनको आगे पीछे भी रखना है, तो आगे तो पीछे तो दाएं तो बाएं, आगे पीछे करके वो कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं, चुनना भी है और आगे पीछे भी करना है। तो टोटल तरीके कितने होंगे? दैट बाय फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कहलाता है एनपीआर। एनपीआर, ये बात तो एक बात कंफर्म है कि आर का मान, आर जो है वो एन में से लिया गया, मतलब आपके पास 10 किताबें थी, अब 10 किताबों में से आपको किताबें चुननी है, तो आप क्या कर सकते हैं? 0 किताब चुन ले, 1 किताब चुन ले, 2 किताब चुन ले, 3 किताब चुन ले। 10 किताबों में से 11 किताबें तो नहीं चुन सकते, 10 किताबों में से 11 किताबें तो नहीं चुन सकते। अगर किसी दुकान पे 10 ही ड्रेस है तो आप 10 की 10 खरीद सकते, 11 तो नहीं खरीद सकते। तो जो एन है, आर का मान कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता, तो एन हमेशा आर से बड़ा या बराबर रहेगा। ठीक है, तो एन पी आर टोटल फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस आर, इससे आप निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब वही है जो कॉमन होता है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एक एक कदम एक एक कम करते जाओ, और लास्ट में 3 इंटू टू इंटू वन, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करते जाओ, ये फैक्टोरियल हो गया। तो एनपीआर, इससे आपको डायरेक्टली एक बार में आपको सारे तरीके मिल जाएंगे, चुनना भी आ गया इसमें और क्रम भी आ गया, दोनों आ गए इसमें, इसमें दोनों चीजें शामिल होगी। इस फॉर्मूले ने आपको दोनों चीजें निकाल दी, इसने आपका चयन के तरीके भी निकाल दिए, दोनों जुड़ के आए हैं। ये नहीं कि आपको क्रम के अलग निकालने हैं। है ना? तो इसमें ये ध्यान रखना ये इंक्लूसिव जीएसटी है। जैसे आज के टाइम में आप कभी बिल लेते हैं तो कोई सामान लेने जाते हैं तो पहले ये कहना पड़ता है भाई जीएसटी इसमें लग गया क्या, या अलग से लगाओगे? क्योंकि अलग से लगाओगे तो 18% अभी और बाकी है। अभी तो ये जो ले रहा है ये तो अपनी कीमत ले रहा है, अब इसके बाद में वो 18% जीएसटी और लगाएगा। कई लिखते हैं इंक्लूसिव जीएसटी, मतलब इसी में जीएसटी आ गया, अलग से नहीं पे करना। तो वही चीज है, ये इंक्लूसिव है, मतलब इसमें आपके चयन भी आ गए, इसमें आपके चयन भी आ गए और इसमें आपके क्रम भी आ गए, क्रम और चयन दोनों के तरीके इसमें शामिल हो गए, कंप्लीट हो गया, एक पूरा पैकेज बन गया। ठीक है, आ जाओ सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास अंक है, एक है 9, एक है 7, एक है 5, एक है 3 और एक है 1, यानी आपके पास 5 अंक है। 5 अंकों से आपको 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, 4 अंकों की, और 4 अंकों की बनानी है, तो कुल संख्याएं कितनी बनेगी? 5 अंक है। अच्छा, 5 अंक है तो 5 में से पहले आप 4 अंक निकालोगे, 5 में से पहले 4 निकालोगे, फिर चारों को आगे पीछे करोगे, तभी तो संख्या बनेगी ना। संख्या कैसे बनेगी? इन 5 में से पहले 4 निकालोगे, 5 अंकों में से 4 अंक निकालोगे, फिर 4 अंकों को आगे पीछे करोगे, यही होगा। तो ये दोनों काम कौन कर सकता है? ये दोनों काम कौन कर सकता है? पी कर सकता है, क्रमचय यही तो काम करता है। 5 में से 4 लेने हैं, 9p4,
रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन अभी हम अलाउड नहीं कर रहे, रिपीटेशन के केस बाद में कवर करेंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। तो 4p 5p4 तो ये आपके फॉर्मूले के हिसाब से हो गया फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस 4, फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 1, ये हो गया 120। टोटल 120 संख्याएं बनने वाले हैं। तो 5 में से 4 चीजें ले ली। देखो सबसे बढ़िया काम है, इसने दोनों काम कर दिए हमारे, याद रखिए इसने दोनों काम कर दिए, इसने चुन भी लिया और आगे पीछे भी कर दिया। तो ये है क्रमचय की ताकत। ये जो एनपीआर की ताकत है ना, एनपीआर हमारे 2 काम कर देता है एक साथ, चुनता भी है। भाई ऐसे होता, अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला नहीं लगाते तो आप क्या करते, आप पहले चुनते, पहले तो आप चुनते, चुनने के बाद फिर उन्हें आगे पीछे रखते। तो ये दोनों ही काम आपका एनपीआर एक साथ कर देगा। सुरेश पूछ रहा है फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे हुआ? इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक मैथमेटिकल मिस्टेक के नाम से वीडियो वो बना, उसमें ये सारी बातें जो है अजीब गरीब वाली जो नॉर्मली बच्चा पूछा करता है कि 0 इंटू 0, 0/0, 0 की पावर 0, या ये जो बेसिक सवाल रहते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो रहती है, वो जो भी सवाल पूछता है उसके लिए एक पूरा फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें ये सारी बातें समझाता हूँ कि फैक्टोरियल 0 ये क्यों होता है, या 0 की पावर 0 ये क्यों होती है, या 0/0 अपरिभाषित क्यों होता है, 1/0 अपरिभाषित क्यों होता है। वो सारे जवाब जो है वो उसमें डाले हुए हैं। मैथमेटिकल मिस्टेक के नाम से बना हुआ है पूरा फोल्डर, उसको खोलिए, उसमें वो सब चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है ना, यहाँ पे बिना मतलब में इसको क्लास को क्यों खराब करें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 6 कुर्सियां हैं आपके पास और आपको 4 व्यक्तियों को बैठाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले तो आपको 6 में से 4 कुर्सियां चुननी पड़ेगी, फिर उन 4 व्यक्तियों को बिठाओगे, भैया तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। तो पहले तो 6 में से 4 कुर्सियां लानी है, फिर 4 कुर्सियां लाके वो जो 4 आदमी आपके पास है उनको कहोगे तू आगे बैठ, तू पीछे बैठ। तो 2 काम हो गए, 6 में से 4 कुर्सियां लाना, फिर 4 कुर्सियों पे 4 आदमियों को बिठाना। धीरे धीरे समझो, स्लो मोशन में समझो कि होगा क्या, कैसे बिठाओगे आप 4 आदमियों को। पहले 6 में से 4 कुर्सियां चुनोगे कि ये 4 कुर्सियों पे बिठाएंगे, इन 4 कुर्सियों पर बिठाएंगे, फिर वो 4 आदमी आएंगे, वो 4, फिर 4 को बिठाना कि तुम कैसे बैठोगे, तू आगे बैठ, तू पीछे बैठ। तो पहले 4 कुर्सियां चुनना, फिर 4 आदमियों को बिठाना, तो यानी टोटल हो गया आपका क्रमचय। तो ये हो गया 6p। फॉर्मूला लगाना आसान है, चलते हुए समझो कि कैसे चल रहा है ये। फैक्टोरियल 6 हो जाता है 720, 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, कई बार हमारा मामला फंस जाता है क्रमचय में, जब n वस्तुएं भिन्न ना हो तो। क्रमचय जब n वस्तुएं, अब तक हमारी सारी की सारी जो n वस्तुएं थी वो अलग अलग थी, अलग अलग ना हो तो, उनमें भी रिपीटेशन हो रहा हो तो। क्या मतलब है इसका? देखो पहले तो यहां आओ, अब तक हमने जो दोनों क्वेश्चन किए इसमें आपके पांचों अंक अलग थे, पांचों अलग थे। यहाँ पे आपके 6 की 6 कुर्सियां अलग थी, 6 कुर्सियां बोल रहे हो मतलब 6 अलग अलग है तभी तो बोल रहे हो। एक कुर्सी को तो 6 बोलोगे नहीं आप, एक को तो 6 बोलोगे नहीं, तो 6 अलग अलग कुर्सियां हुई है तभी तो 6 बोलते हैं ना। ये तो एक कॉमन सेंस है। जब आप किसी चीज को आप कह रहे हो 5 चीजें हैं, तो इसका मतलब है वो 5 अलग अलग चीजें हैं तभी तो 5 है, वरना तो एक होती तो एक को तो 5 नहीं बोलते ना आप, एक को तो 5 नहीं बोलते, या एक ही चीज को 5 बार तो नहीं काउंट करते ना। ये तो काउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल होता है कि अलग चीज को ही अलग गिनेंगे। ठीक है ना। तो अब तक हमारी एन चीजें जो एन थी वो सब अलग अलग थी, अभी हमारी एन सब अलग अलग थी। लेकिन क्या हो,
जब हमारी चीजें सेम हो, दो चीजें सेम हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अम्मा, ये वर्ड ले लो, इसमें चार जो है ए, चार अल्फाबेट यूज हुए हैं, ए, लेकिन देख पा रहे हैं कि ए, क्योंकि जब नाम बनता है तो अल्फाबेट सेम अल्फाबेट रिपीट हो जाते हैं, सेम अल्फाबेट रिपीट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम ए को देखें तो ए 2 बार आया, एम 2 बार आया, गिनती में ये 4 है। अगर कोई पूछे कि ये नाम कितने अक्षरों का है तो हम कहेंगे 4 अक्षरों का है, नाम 4 अक्षरों का है, लेकिन ए 2 बार रिपीट हुआ है, एम 2 बार रिपीट हुआ है। अब क्वेश्चन अगर इसको फॉर्म करे कि भाई ये 4 जो अम्मा शब्द जिनसे बना हुआ है, जिनसे अम्मा शब्द बना हुआ है, उन अक्षरों को आगे पीछे रखकर अगर नए शब्द बनाए जाए तो टोटल कितने बनेंगे? इनको आगे पीछे रखकर नए शब्द बनाए जाए तो टोटल कितने बनेंगे? ठीक है, तो मामला ये है कि अब फंसेगा इसलिए कि 2m सेम है, 2m सेम है, इस वजह से अगर हमने m को अदला बदली किया भी, अगर मैंने दोनों m को अदल बदल दिया, क्या मुझे पता चलेगा कि अदल बदल हुआ या नहीं हुआ? तो ये तो आपका सेम वही बन गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने m को बदला या नहीं बदला, क्योंकि एग्जैक्टली सेम होगा। तो इस केस में जब दो या दो से ज्यादा चीजें सेम आ जाए तब क्रमचय कैसे काउंट करोगे? तब आपका जो फॉर्मूला है NPR वाला, उसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ गिनती में ये 4 है, गिनती में ये 4 है, वैसे ये 2 है, गिनती में ये 4 है, वैसे ये 2 है, तो काउंटिंग कैसे होगी? और कैसे आप निकालोगे कि इसको आगे पीछे रख के जो नए शब्द बनेंगे वो कितने होंगे, नए शब्द कितने होंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल जितने भी अक्षर आपके हैं, मान लो वो n अक्षर है, एक बार टोटल काउंट कर लो, रिपीटेशन मत काउंट करो, एक बार तो टोटल काउंट कर लो, जैसे अम्मा में 4 थे तो 4 काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो रहा कोई बात नहीं। फिर जो रिपीट हुए हैं उनके ग्रुप बना लो, जो रिपीट हुए हैं उनके ग्रुप बना लो, जैसे m 2 बार आया, फिर a 2 बार आया है, और कोई चीज है वो 3 बार आई है, तो इस तरीके से ग्रुप बना लो, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हुई है। एक बार रिपीट हुई है उसका तो कोई मतलब नहीं, एक बार तो रिपीट होता ही नहीं, रिपीट तो 2 बार होता है कम से कम। तो जो जो चीज रिपीट हुई है उनके ग्रुप बना लो, और फिर कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s और फैक्टोरियल t, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s और फैक्टोरियल t। जो ग्रुप हुए उनके ग्रुप का भाग दे दो, जैसे m 2 बार था फैक्टोरियल 2 का भाग, a 2 बार था फैक्टोरियल 2 का भाग, और भी कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है उतनी बार उसका भाग दे दो। इस तरीके से आपकी कुल संख्या आ जाएगी। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे मैथमेटिक्स वर्ड है, इसके सारे अल्फाबेट यूज करना है और नए शब्द बनाने हैं, मैथमेटिक्स के सारे अक्षरों को यूज करना है और नए शब्द बनाने हैं, नए शब्द कितने बनेंगे ये बताना है। तो यहाँ पहले टोटल काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 11 बटा। अब रिपीट वालों पे आ जाओ, जो रिपीट है देखो m ये भी है और ये भी m है, m 2 बार आया फैक्टोरियल 2 का भाग, उसके बाद में कोई और, जैसे a है, a भी 2 बार आया, जो भी रिपीट कर रहे हैं उनका भाग देते जाओ, और कोई t भी रिपीट है, 2 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 2 का भाग। क्या कोई और है? h दोबारा आया नहीं, e दोबारा आया नहीं, i दोबारा आया नहीं, c दोबारा आया नहीं, s दोबारा आया नहीं। ये आपके टोटल तरीके हो गए, फैक्टोरियल 11 बट्टा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से जब आपके n के अंदर भी पुनरावृत्ति हो, जो n वस्तुएं एक्चुअली वो n नहीं है, उनमें भी रिपीट हो रहा है, तो उस केस में कुल कितने बनेंगे ऐसे निकाले जाते हैं। क्लियर है? इस पे सवाल आया था इस बार RPSC में, इस बार इस पे सवाल आया था, बड़ा शानदार सवाल बना के दिया था, क्योंकि कई बार हम ये मानते हैं जो n होता है n में भी रिपीटेशन होता है, हर बार n में हर कोई अलग अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये शब्दों वाला, इसमें आपका जो n है, n का मतलब कुल संख्या, ये जो कुल संख्या 11 है, इस 11 में भी m 2 बार आया हुआ है, इस 11 में ही t 2 बार आया हुआ है, a 2 बार आया हुआ है। तो कई बार जो आपका टोटल n होता है, कुल जो अवयव होते हैं उनमें जो अवयव होते हैं टोटल जो होते हैं उनमें भी रिपीटेशन होता है, उस केस में इस तरीके से हैंडल किया जाता है। अगला
आगे आ जाते हैं पुनरावर्ती संभव। कई बार ऐसा केस भी होता है जब पुनरावर्ती संभव होती है, जब पुनरावर्ती संभव होती है। ऐसा केस कब है? मान लीजिए चॉकलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास 5 चॉकलेट है, ये 5 चॉकलेट है और 3 बच्चे खड़े हैं और आप ये चॉकलेट उन बच्चों में बांट रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछ पूछ के बांट रहे हैं। आप ऐसे नहीं बांट रहे, ऐसे नहीं बांट रहे कि एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले। आप उनसे सवाल पूछ रहे हो कि भाई ये आंसर है, जो आंसर देगा उसको मैं 5 सवाल पूछूंगा, जो आंसर देगा उसको मैं ये चॉकलेट दे दूंगा। मतलब समझिए, पहला आंसर देने वाले को पहली चॉकलेट, दूसरे आंसर देने वाले को दूसरी चॉकलेट, तीसरे आंसर देने वाले को तीसरी चॉकलेट, चौथा आंसर जो देगा उसको चौथी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 चॉकलेट एक बच्चा भी जीत सकता है, 5 चॉकलेट एक बच्चा भी जीत सकता है। सीधी सीधी बात है। मान लीजिए पहला बच्चा इतना होशियार है कि पहले सवाल का जवाब भी दे दिया तो ए चॉकलेट भी ले ली, दूसरे सवाल का भी सही जवाब दे दिया, बी चॉकलेट भी ले ली। अब इस केस में क्या एक ही बच्चा आपकी 5 चॉकलेट जीत सकता है, और हो सकता है कि कोई को एक भी चॉकलेट ना मिले, हो सकता है कहीं को 2 चॉकलेट मिल जाए, कहीं को 3 मिल जाए, कहीं को 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। इस केस में हम कहते हैं पुनरावर्ती संभव है, पुनरावर्ती संभव है। तो टोटल कितने होंगे? तो भाई हम ये मान के चलते हैं कि जो पहला बच्चा है ना, जो पहला बच्चा है उसके पास 5 चॉकलेट जीतने की संभावना है। पहले के पास 5 तरीके हैं, दूसरे के पास भी 5 तरीके हैं, तीसरे के पास भी 5 तरीके हैं। तो टोटल तरीके हो गए आपके 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 तरीके हैं टोटल। क्योंकि जो फर्स्ट बच्चा है वो 5 चॉकलेट जीत सकता है, दूसरा बच्चा भी 5 जीत सकता है, तीसरा भी 5 जीत सकता है। तो ए के जीतने के तरीके 5, बी के जीतने के तरीके 5, सी के जीतने के तरीके 5, टोटल तरीके कितने हो गए? 125। यह है पुनरावर्ती केस। इसमें कोई नंबर कम नहीं हुआ। कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर किसी के पास जीतने के पूरे पूरे चांसेस थे। जैसे शुरुआत वाला याद करें, बस वाले में क्या दिक्कत थी? ट्रेन वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, सिक्कर वाला, उस क्वेश्चन में क्या था कि जाने के तो 5 थे, आने के 4 क्यों है? क्योंकि वो मना कर दिया गया जिस तरीके से आया उससे वापस ना आ जाए। तो जिससे भी वो आया उससे नहीं जाएगा। अगर उससे वापस उसी से जाना भी अलाउड होता कि पुनरावृत्ति कर सकता है, जिससे आया उसी से वापस भी जा सकता है, तो वापस तरीके कितने हो जाते? 5, 5 इंटू 5। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति मना थी, मना होने की वजह से अगली बार एक चांस कम हो गया। इस बार ऐसा नहीं है, और पुनरावृत्ति जब अलाउड है तो आपके चांसेस कम नहीं होते। ठीक है ना? क्वेश्चन देखो, जैसे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, 4 छात्रों में 3 इनाम कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक छात्र कितने भी इनाम जीत सकता है? प्रत्येक छात्र कितने भी इनाम जीत सकता है? तो ये 4 छात्र ले लो, छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3, छात्र 4, ये छात्र हैं। 3 इनाम है। पहला छात्र तीनों इनाम जीत सकता है, दूसरा छात्र भी 3 इनाम जीत सकता है, तीसरा छात्र भी 3 इनाम जीत सकता है, चौथा छात्र भी 3 इनाम जीत सकता है। क्योंकि कई क्वेश्चन खुद कह रहा है ना, प्रत्येक छात्र कितने भी इनाम जीत सकता है, यानी कोई भी छात्र कितने इनाम कितने जीत सकता है? टोटल 3 इनाम ही तो है। तो पहला छात्र कितने जीत सकता है? 3, दूसरे छात्र की संभावना 3, तीसरे की 3, चौथे की 3, तो टोटल 3 की पावर 4, 81। ये लो, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? पुनरावर्ती अलाउड है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है?
4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? तो 4 अंकों की बनानी है आपकी, तो ये हो गए। आपके पास जो अंक होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि पहले वाले खाने में 0 नहीं डाल सकते। पहले वाले खाने में अगर 0 लिखा हमने, पहले वाले खाने में अगर 0 रखा तो 4 अंकों की नहीं बनेगी, फिर वो 3 अंकों की बनेगी। तो पहले वाले खाने में जो 0 है वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप 9 तरीके से भर सकते हैं। पहले खाने को 9 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे खाने में 0 अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर, इन पे चाहे 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस पहले स्थान पर जो हमारा 1000 का स्थान है उस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उस पे 0 आएगा तो हमारी संख्या जो है वो 4 अंकों के बजाय 3 अंकों की बन जाएगी। बाकी सब तैयार है। तो हमारी टोटल संख्याएं बनी 9000। बात समझ में आया? पुनरावृत्ति अलाउड है, लेकिन 4 अंकों की तो बनाओगे ना, 3 अंकों की थोड़ी बना दोगे। पुनरावृत्ति अलाउड होने का मतलब ये नहीं है कि 4 अंकों को 3 अंकों की बना दोगे, है ना। 4 अंकों की तो बनानी है। तो 4 अंकों की कब बनेगी? आगे अगर जो 1000 का अंक है वो अगर 0 होगा तो 4 अंकों की कैसे हुई? वो तो 3 अंकों की हुई फिर, क्योंकि आगे 0 लगाने से संख्या बदलती नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। सवाल नंबर 8। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति के कोट में 5 जेबें हैं, उसके पास 3 रुमाल है, तो वह इन रुमालों को कोट की जेब में कितने प्रकार से रख सकता है, जबकि एक जेब में वो कितने भी रुमाल रख सकता है? तो पहले जेबें बना लो, क्योंकि एक जेब में वो कितने भी रुमाल रख सकता है। ये पहली जेब, ये दूसरी जेब, ये तीसरी जेब, ये चौथी जेब, ये पांचवी जेब। ये हमने जेब बना ली। अब जेब में रुमाल डालने, इस जेब में 3 रुमाल डाल सकते हैं, इस जेब में 3, क्योंकि कोई जेब में हम कितने भी रुमाल डाल सकते हैं। यहाँ 3 डाल सकते हैं, यहाँ 3 डाल सकते हैं, यहाँ तीनों के तीनों यहाँ डाल सकते हैं। तो कुल तरीके कितने हुए? 3 की पावर 5, 243। तो पहले आप जेबें बना लो और फिर जेब को भरना शुरू करो। पहली जेब को भरने के 3 तरीके, दूसरी जेब को भरने के 3 तरीके, तीसरी जेब को भरने के 3 तरीके। तो डैश डैश डैश। अगला आता है हमारा, इसी में एक नया केस आता है, प्रतिबंधित क्रमचय।
प्रतिबंधित क्रमचय, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। कई बार क्या करता है कि चुनाव करते टाइम पर एक शर्त लगा देता है, ये तो लेना ही होगा, है ना। कई बार शर्तें लगा देते हैं, कहते तो हैं कि भाई इतने में से इतने चुन लो, लेकिन एक शर्त जबरदस्ती लगा देते हैं, जैसे ये है कि एन चीजें हैं, एन में से आर चीजें चुनो, लेकिन एन में से आर चुननी है, लेकिन ये दो चीजें बेटा जरूर लेना है, ये दो चीजें जो है ना ये जरूर लेनी है, ये लेना मत भूल जाना, ये दो चीजें आपको जरूर लेनी है। कह तो रहा है, जैसे आप एमएससी वाले में देखो, एमएससी में ऐसे झंझट होते हैं, एमएससी में जब फाइनल ईयर में होते हैं तो कहते हैं आपको 5 पेपर लेने हैं, 5 पेपर लेने हैं, और फिर कहते हैं लेने 5 है लेकिन 2 तो ये लेने ही पड़ेंगे, 2 तो ये लेने ही पड़ेंगे। तो जब लेने पड़ेंगे तो फिर चुनाव कहाँ हुआ, चुनाव तो 3 का ही हुआ ना, चुनाव तो 3 का ही हुआ ना, चुनाव में फिर 2 लेने ही पड़ेंगे, वो तो अनिवार्य हो गए, उसमें फिर चुनने का क्या सवाल उठा, उसमें तो चुनाव जो है वो तो 3 का ही हुआ ना, तो 3 का चुनना है हमें, चुनाव 3 का करना है, ना कि 5 का करना है। दिखावे में वो 5 थे, बोलने में वो 5 थे, लेकिन 2 तो अनिवार्य हो गए ना, तो लेने ही पड़ेंगे आपको, तो 2 अनिवार्य हैं तो चुनाव की बात ही नहीं रही, वो 2 टोटल में से भी होने चाहिए 2, और आपको भी वो 2 लेने, तो आपके चुनाव की 2-2 चीजें दोनों में से कम हो गई। तो ऐसा होता है अगर मान लो m अनिवार्यता है आपके ऊपर, तो टोटल की संख्या हो जाती है n माइनस एम पी आर माइनस एम, एम दोनों में से निकल जाता है, क्योंकि ये अनिवार्य है, इतने तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ये लेने पड़ेंगे तो टोटल में से फिर इनको अलग ही कर दो, क्योंकि चुनाव की तो चीज ही नहीं है, ये चुनाव की विषय वस्तु ही नहीं है, ये तो लेने ही पड़ेंगे, तो टोटल में से 2 एम को कम कर दो, और जो चुनने हैं उनमें से भी एम कर दो, क्योंकि ये तो लेने ही लेने, टोटल में से भी निकाल दो और आपने जो चुने हैं उसमें से भी निकाल दो, जो बच गए अब उनका चुनाव करो। तो इसे कहते हैं प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, जब शर्त लगा दी जाती है। इस पर भी एक सवाल आया था कि भाई एक समुच्चय है जिसमें 5 अवयव है, उस 5 में से आपको 2 अवयव तो लेने ही लेने हैं, अब बचे हुए 3 अवयव से लेकर आप समुच्चय बनाइए, तो 2 तो डाल ही दिए, वो तो लेने ही पड़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम प्रतिबंधित कहते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन देखो, जैसे अब यहां गौर करो कि जयपुर, जयपुर शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, टोटल बनाने तो अभी बना देते हैं, है ना, टोटल बनाने तो अभी बना देते हैं, 5 है, टोटल 6 है, 6 में से 6 लेने हैं, 6 में से 6 लेने हैं, लेकिन शर्त ये डाल दी कि प्रारंभ में हमेशा ए होना चाहिए, शुरुआत में हमेशा ए होना चाहिए, और अंत में हमेशा आई होना चाहिए, शुरुआत में हमेशा ए होना चाहिए, अंत में हमेशा आई होना चाहिए। तो फिर आई और ए का चुनाव तो करना ही नहीं है, बेकार ही हो गया, आई हटाओ, फिर आई हटाओ और ए हटाओ, जिनको चुनाव करना है वो है जे पी यू आर, 4 चीजें हैं और 4 की 4 चीजें चुननी है, क्रम बनाने हैं, तो 4P4 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 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल 6 थे, 6 में से 6 लेने थे, लेकिन शर्त लगा दी कि जे और आई तो आपको लेने ही होंगे, ए को आगे रखना होगा, आई को पीछे रखना होगा, तो वो तो बंद गए फिर, तो वो तो हम उनको हिला ही नहीं सकते, आगे ए ही रखना है, पीछे आई ही रखना है, तो फिक्स हो गए, वो तो हिल ही नहीं सकते, तो बच गए कितने, 4, उन 4 को आगे पीछे करना है, तो उनके तरीके हो गए 4P4, और 4P4 का हो गया फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 4 माइनस 4, फैक्टोरियल 4 का 24, 0 का 1। ये आइडिया समझ में आया, ये बात समझ में आई हमने कैसे किया, देखो ये सिर्फ झूठा दिखा रहा है, दिखने में ये 6 दिख रहे हैं, 6 नहीं है, आई और ए तो बांध दिए ना, और बांधे भी ऐसे कि हिला नहीं सकते आप, आई ए जो है सदैव ए आगे रहेगा, आई हमेशा पीछे रहेगा, तो ये तो हिल ही नहीं सकते फिर, तो इनको तो दिखने में लग रहा है कि ये चुन रहे हैं, इनको क्या चुन रहे हैं हम, ये तो प्रतिबंधित है, तो यही प्रतिबंधित होती है, जब कुछ चीजें मान देता है कि ये तो लेनी ही पड़ेगी, अब लेनी ही पड़ेगी, तो फिर वो चुनाव कहाँ से हो गया, तो वो चुनाव की वस्तु ही नहीं रही, तो उनको बाहर निकाल दो, टोटल बची हमारे पास, टोटल 4 बची, 4 में से 4 लेनी है, तो कुल तरीके हो गए 4P4। अगला क्वेश्चन,
1 2 3 4 5 ये हमारे अंक है। इन अंकों के प्रयोग से 1000 और 2000 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? फिर से जैसे ये फिर से प्रतिबंधित हो गया। देखो 1 2 3 4 5 है, इनके प्रयोग से 1000 और 2000 के बीच की संख्या बनानी है। 1000 और 2000 के बीच की संख्या बनानी है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि पहला अंक हमेशा 1 आएगा। पहला अंक हमेशा 1 आएगा। बस खाली 3 अंक है जो हमारे लिए छूट है। अभी ये 3 जगह हैं जो हमें चुननी है। ये 3 ही जगह हैं जो हमें चुननी है। सिर्फ 3 ही जगह हैं जो चुननी है, क्योंकि 1000 से 2000 के बीच की बनानी है। 1000 से 2000 के बीच की जो भी नंबर होगा उसका 1000 का अंक 1 होगा। तो आगे तो हमेशा ही 1 रखना है। तो आगे तो हमेशा ही 1 रखना है। तो 1 तो बुक हो गया, 1 खत्म। तो हमारे पास अंक कितने बचे चुनने के लिए? 4। चुनने कितने हैं? 3। तो 4 में से 3 चुनना, 4p3। 4p3, क्योंकि 1 कैंसिल आउट हो चुका है। क्यों कैंसिल हो गया? वहां से 1 ले लिया और यहाँ लाके आगे रख दिया, बात खत्म। और कुछ कर ही नहीं सकते, फिक्स हो गया। तो ये है प्रतिबंधित। जब आपको बांध दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप वो हटा देते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, छोड़ो। टोटल 5 अंक थे, उसमें से 1 है वो पहले से बुक हो चुका, उसकी जगह भी बुक हो चुकी, बात खत्म। दोनों में से 1 कम कर दिया, 4 अंक वहां बचे, 3 ये बचे। अच्छा 5 से विभाज्य भी दिए क्या? अरे अरे भाई, फिर रुको 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 रुको, फिर तो 5 भी बंधित हो गया। 5 से विभाज्य होगा तो पीछे 5 आएगा। अच्छा वो तो भूल ही गया मैं, आगे 5 से विभाज्य और दिया हुआ है, तो 5 और बुक हो गया, तो ये और गया, ये और गया। अरे वाह भाई, ठीक है कोई नहीं। गया भाई। 2, अब सिर्फ 2 बचे। 2 जगह बची है, 3 संख्याएं बची है। तो तरीके हो गए 3p2। हाँ वो दिख नहीं रहा था। हाँ 3p2 बचे भाई। फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 यानी 6। 5p2 नहीं फुलचंद, 5p2 नहीं। 1 जा चुका, 5 जा चुका, 1 और 5 जा चुका। लगा दिया ना, 1 को आगे चिपका दिया, 5 को पीछे चिपका दिया। तो 1 और 5 बुक हो चुके, यूज हो चुके। 1 और 5 बच गए, 2 3 4 जगह बच गई 2। तो 3 में 2 को भरना है, तो तरीके हो गए 5p2। 5p2 नहीं 3p2, ठीक है ना। देखो वैसे तो ये होगा, ये होगा। टोटल कितने नंबर है? 5। और अंक संख्याएं कितनी बनानी है? 4 अंकों की बनानी है, तो ये हुआ 5p4। लेकिन 2 अंक जो है वो फिक्स है, 2 अंक की फिक्सिंग पहले हो गई है, तो इसलिए 2 यहां से कम हो गए, 2 यहां से कम हो गए, 2 फिक्स हो गए। 5p2 4p2, दोनों में से 2 कम हुआ। ऐसे तो नहीं वहां यहाँ 2 कम हो गया, वहां नहीं है। यहाँ से 1 उठाया, यहाँ लगा दिए, कोई अमर थोड़ी है। एक ही एक था, एक ही एक था, एक ही 5 था, एक ही एक था और एक ही 5 था। तो 1 को एक बार काम में ले लिया, बुक हो गया। 5 को काम में ले लिया, 5 बुक हो गया। तो 2 नंबर जब यहाँ बुक हुए हैं तो 2 नंबर वहां भी खत्म हुए, है ना। टोटल में से भी तो 2 कम होते हैं ना। आप 3 सब्जेक्ट चुनते हो, तो 2 पेपर जो अनिवार्य है वो टोटल में से भी 2 कम होते हैं, यहाँ से भी 2 कम होंगे, है ना। जैसे खिलाड़ियों का एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपके पास 20 खिलाड़ी है टोटल, और 20 में से 11 खिलाड़ी आपको चुनने हैं, ठीक है। और उसमें ये नियम लगा दे कि ये 2 विशेष खिलाड़ी आपको लेने ही लेने हैं। तो फिर क्या होगा? अभी 2 खिलाड़ी लोग, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से 2 कम हो जाएंगे, बस चुनाव का 2 कम हो जाएगा। अब आपको यहाँ से 9 ही चुनने हैं, नहीं। टोटल में 20 में भी तो 2 शामिल थे ही है, तो यहाँ पे भी तो कम हो गए, यहाँ 18 हो गए। 18c9। अब 18 में से आपको 9 चुनने हैं, टोटल में से भी वो 2 कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन।
अब इस बार जयपुर वापस आया, लेकिन इस बार कहा गया ए तथा आई कभी भी सम्मिलित ना करें। ए और आई कभी ना करे, तो छोड़ दो तो भी बात वही हो गई। तो ये भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपको लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं या छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, दोनों ही केस में चुनाव तो खत्म हो गया ना। चुनाव तो खत्म हो गया ना, चुनाव तो बचा ही नहीं फिर आपके पास। अगर आपको कहे कि लेना पड़ेगा, तब भी चुनाव खत्म। और अगर आपको कहे छोड़ना पड़ेगा, तब भी चुनाव खत्म। चुनाव का मतलब है आप तय करोगे कि लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, ये आप तय करोगे। इसका मतलब चुनाव बाकी है। लेकिन अगर आपसे कहे कि लेना ही नहीं है या लेना ही होगा, दोनों ही केस में आपका चुनाव वहां नहीं हो रहा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और आई नहीं लेना, तो इसका मतलब फिर ए और आई का होने का कोई मतलब नहीं है। बच गए कितने, 1 2 3 4, 4 चीजें बची है। और कितनी लेनी है, 3 लेनी है, 4p3। तो इसने आपका चुनाव खत्म कर दिया। तो अगर जबरदस्ती थोप रहा है, तब भी चुनाव खत्म हो गया। जबरदस्ती थोप रहा है कि लेनी ही पड़ेगी, तब भी कोई चुनाव नहीं है। और ये कह दे कि नहीं लेनी है, तब भी चुनाव खत्म। दोनों ही केस में आपका चुनाव खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर जयपुर, जयपुर ही जयपुर। अब कह रहा है शामिल करो, तो बात वही होगी, शामिल। बस कहना है, जब आदेश हो रहा है ना, तो आदेश हो रहा है तो चयन खत्म हो जाता है। आदेश के साथ ही चुनाव खत्म हो जाता है। छोड़ने के लिए कहे तब भी वही बात है, लेने के लिए कहे वही भी बात होगी, तो बात तो वही होगी। अब कह रहा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो भी वही बात। जब लेना पड़ेगा तो फिर ले लिया, ये लो ले लिया। अब चुनाव के लिए क्या बचा, 4। और 4 में से कितने चुनने हैं, 4। तो तरीके हो गए 4p4, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 0 चॉइस। एक 120 कहाँ से आ गया। अच्छा अच्छा, रुको रुको, ए और आई सिमिलित करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बदल जाएगा, हल्का सा बदल जाएगा, बाकी ठीक है। पहले ए और आई को ले लो। रुको एक बार, ए और आई को ले लेते हैं। अच्छा, इस बार थोड़ा सा बदलेगा। बंदा कह रहा है जयपुर शब्द के अक्षरों में 4 अक्षर लेके 4 अक्षर ले लें, उसमें से ए और आई सदैव लेना है। तो 4 में 2 तो आपके कम हो गए, ए और आई लेना है तो 2 तो कम हो गए, ए आई तो लेना ही पड़ेगा। तो 4 के 2 बचे, और यहाँ पे ए और आई कट गया, तो आपके पास बचे 1 2 3 4, 4 ये बचे, 4p2। नहीं, यहाँ पे तो सी लगाना पड़ेगा, पी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले सिर्फ चुनोगे, चुनने के बाद ए आई और लेंगे, इसमें सी का यूज होगा, 4c2 इंटू फैक्टोरियल 4। सी अभी आया नहीं है, इसमें p2 नहीं लगेगा, क्योंकि ए और आई को लेना पड़ेगा ना, 4 में से 2 ए आई होंगे, तो जब ए आई को लेंगे तो ए आई भी तो आगे पीछे होंगे, ए आई के आगे पीछे होने से ए आई के आगे पीछे होने से भी तो 4c2 इंटू फैक्टोरियल 4 बनेगा।
4C2, अभी सी पढ़ाया नहीं है मैंने एक्चुअली, इसको बकाया रख लो, इसको बकाया रख लो, क्योंकि सी अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पी पढ़ रहे हैं। तो एक बार इस सवाल को थोड़ी देर के लिए रख लो, जब सी पे आएंगे, जब संचय को पढ़ेंगे तभी सवाल को दोबारा डिस्कस करेंगे। अगले पे आ जाते हैं। अगला है, जब संख्या बनानी हो और अंकों में 0 शामिल हो। अंकों में 0 शामिल हो, शून्य शामिल हो। जब संख्या बनानी हो और अंकों में 0 शामिल हो, मतलब जैसे आपसे कहेगी 1 0 1 2 3 4 और 5, इनका इस्तेमाल करो और 3 अंकों की संख्या बनाओ। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप 3 अंकों की संख्या बनाते हैं तो एक चीज ही प्रतिबंधित होती है कि आप आगे 0 नहीं लिख सकते। 0 की जगह जो 0 है उसकी जगह इस पायदान पे नहीं हो सकती, यहां 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे आने से संख्या 3 अंकों की नहीं रह पाएगी। सिर्फ आगे का जो स्थान है, पहला स्थान जो है फर्स्ट पोजीशन, वो कभी भी 0 नहीं ले सकता। तो 0 बाकी कोई जगह भी आए, इस जगह आए चलेगा, इस जगह आए चलेगा, लेकिन 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी संख्या 3 अंकों की या जो भी जितने अंकों की कही गई है वो उससे कम अंकों की हो जाएगी। इसलिए 0, बाकी सारे नंबरों में कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 इनको आप कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 0 जो है उसको भी कहीं भी रखो सिवाय इस पहली वाली जगह को छोड़ के, फर्स्ट वाली जगह पे आप नहीं रख सकते। तो अगर हम बात करें, अभी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, गिनना एक बार ध्यान से देखना। और अगर यहाँ पे 2 चीजें कर देते हैं, एक तो ले लेते हैं पुनरावृत्ति संभव है, एक बार पुनरावृत्ति संभव नहीं है। फर्स्ट केस, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, हर चीज को एक बार ही लेना होगा। पुनरावृत्ति संभव नहीं है। जब पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो ध्यान देना, इस पहले वाले खाने को, पहले वाले बॉक्स को भरने के आपके पास तरीके होंगे। 0 तो भर नहीं सकते, 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5, पहले वाले खाने को भरने के तरीके हो गए 5। 5 तरीके से इसके अंदर आप नंबर भर सकते हैं, 0 नहीं भर सकते। आप 1 भर सकते हो, 2 3 4 5, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगले खाने पे, अगले खाने को भरने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास। अब 0 अलाउड हो गया, लेकिन एक नंबर कम हो गया, जो हमने यहाँ पे भरा है वो खत्म हो गया। जो भी फर्स्ट पैलेस पे भरा है, फर्स्ट जगह पे जिसको भी हमने भरा है वो खत्म हो गया, एक नंबर कम हो गया, लेकिन उसके बदौलत हमें एक 0 एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब नंबरों की संख्या दोबारा 5 हो गई। सपोज करो 2 भरा था तो 2 कट गया, लेकिन 0 अब एक्टिव हो गया, 0 अब काम करने लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5, दूसरा खाना 5 प्रकार से, तीसरा खाना यहाँ पे वो आपका एक नंबर और कम हो जाएगा, जो भी यहाँ भर दिया वो काम नहीं आ सकता, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो वो रिपीट नहीं कर सकता। तो आपके 2 नंबर, 2 अंक कट चुके हैं, तो टोटल आपके पास 6 थे, 6 में से 2 कट गए, अब बचे 4, तो ये 4 हो गए। तो 25 चौके 100, तो आपके नंबर को 100 तरीके से, 100 प्रकार के नंबर आप इससे 3 अंकों के बना सकते हैं। दूसरा केस था, अगर पुनरावृत्ति संभव कर दी जाए तो, अगर पुनरावृत्ति संभव हो तो पुनरावृत्ति संभव करते ही क्या होगा, पहला खाना में 0 नहीं आ सकता, तो पहले खाने में 5 प्रकार से भर सकते हैं। पहले खाने को 5 प्रकार से, सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी किसी से भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे खाने को, दूसरे खाने में 0 भी अलाउड है, और जिससे आपने पहले को भरा था वो भी अलाउड है, क्योंकि पुनरावृत्ति मान्य है। पुनरावृत्ति मान्य है तो कोई भी नंबर कम नहीं होगा, सारे नंबर दोबारा जीवित हो गए। अब दोबारा जीवित हो गए तो अब टोटल अंक कितने हुए, 6। तो दूसरा खाना 6 प्रकार से, तीसरा खाना 6 प्रकार से, क्योंकि अब आपका कोई भी खाना टोटल नंबरों में से किसी से भी भरा जा सकता है, कोई भी नंबर बार बार रीयूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हो आप। तो 5 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो गया 30 और 180, तो 3 अंकों की 180 संख्याएं आपकी बन जाएगी।
ठीक है, ये है शून्य का हिसाब किताब, शून्य की थोड़ी पेचीदगियां। इस क्वेश्चन में लिखते नहीं है। वैसे नॉर्मली आप भी याद रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिए कि जब नहीं लिखा हुआ होता है इसका मतलब पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं लिखता है, नॉर्मली आप यही समझिएगा, जब क्वेश्चन नहीं लिख रहा है इसका मतलब है पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है या संभव नहीं है। तो ये चीज याद भी रखिएगा, पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं लिखा हुआ, जब अगर पुनरावृत्ति मान्य होगी तो सवाल खुद लिखेगा कि पुनरावृत्ति संभव है। जब तक वो नहीं लिखता है तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलेंगे कि पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। अगर मान्य होगी तो खुद बोलेगा, लिख के देगा। तो इससे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो इसमें आपके टोटल अंक है 6, 0 यहाँ अलाउड है नहीं, तो यहाँ पे आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 5 प्रकार से ये भरा जा सकता है। अब आपका एक नंबर जो भी काम में लिया है वो तो काम आ चुका, जो भी एक नंबर आपने काम में लिया है वो काम आ चुका, वो कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी कम हुआ है उसके बदले अब 0 एक्टिवेट हो गया, 0 काम आने लग जाएगा। यानी अभी भी दूसरे नंबर को भरने की 5 जगह है, तीसरे नंबर को भरने की फिर एक कम हो जाएगी 4, फिर एक कम हो जाएगी 3। तो 5 4 3, 5 चौक 20, 60 और 60 पंजे 300। तो 300 संख्याएं बनाई जा सकती है। तो फाइनली इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्रमचय वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी धीरे धीरे और बढ़ेंगे, सवाल करेंगे तो धीरे धीरे और अच्छे हो जाएंगे। समय लगेगा क्योंकि आइडिया पूरे तरीके से फॉर्मूले से मुक्त है। ये फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ है नहीं, वो एनपीआर वाला भी कोई फॉर्मूला नहीं है, वो भी बेसिक सी बात है। तो फॉर्मूले वॉर्मूले इनमें कुछ होते नहीं है, कुल मिला के प्योरली ये लॉजिकल आइडिया होते हैं, प्योरली समझने का ही कंसेप्ट है कि कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, क्यों यूज नहीं कर रहे। कुल मिला के दिमाग का ही इस्तेमाल आपको यहाँ करना है, ज्यादा कुछ फॉर्मूले वाला, ज्यादा कुछ थ्योरी वाला कुछ नहीं है। जो है वो समझना है कि कैसे हम नंबरों को बना रहे हैं, कैसे जीरो को मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। तो एक ताना बाना खुद से ही तैयार करना है इसका, ठीक है ना। चलो बाकी इसको कल करेंगे।